तो स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इतिहास की क्लास में। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका जन्म 1540 में, इनका शासनकाल 1572 से 1597 तक। कुछ एक बातें अपन ने महाराणा प्रताप के बारे में कर ली थी लास्ट टाइम में। अपन देख रहे थे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। दोनों तरफ से सेनाओं ने रणनीति बना ली। अकबर ने तो कहाँ बनाई, मैगनीज दुर्ग जो कहाँ है, अजमेर में। उसके अलावा महाराणा प्रताप ने जो अपनी रणनीति थी वो कहाँ बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद दोनों सेनाओं ने पड़ाव डाल लिया। उधर से अकबर ने तो अपना पड़ाव कहाँ डाला, मोलेला राजसमंद, जो प्रसिद्ध है किसके लिए, टेरिकोटा के लिए। उसके अलावा महाराणा प्रताप ने जो अपना पड़ाव था वो कहाँ डाला था, लोहसिंह में। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा और खमनोर के बीच एक दर्रा है, जिसी को क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी। इसी को कहा जाता है रक्त तलाई। हल्दी घाटी का युद्ध, दो डेटें हैं इसके बारे में, 18 जून 1576। उसके अलावा 21 जून 1576, दोनों ही डेटें याद रखनी है अपने को। देखो ये हल्दी जो 18 जून 1576 डेट है, ये तो क्या बताता है, एक तो हल्दी घाटी शिलालेख, हल्दी घाटी शिलालेख। उसके अलावा A.L. श्रीवास्तव, एक इतिहासकार हुए A.L. श्रीवास्तव। तो 18 जून 1576 की जो डेट है वो हल्दी घाटी शिलालेख और उसके अलावा A.L. श्रीवास्तव के अनुसार माना जाता है। जबकि 21 जून 1576 जो डेट है वो किसके अनुसार, बदायूनी व दूसरी तरफ कौन, गोपीनाथ शर्मा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आएगा कैसे, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ, तो गोपीनाथ शर्मा और उसके अलावा बदायूनी के अनुसार कब हुआ था, 21 जून को। जबकि हल्दी घाटी शिलालेख और A.L. श्रीवास्तव के अनुसार कब हुआ था, 18 जून 1576। अपन ने देखा कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई। 3 लाइनों में, कौन कौन सी, चंद्रावल, ढोलान और हरावल। हरावल दस्ता जो सेना की आगे आगे की टुकड़ी होती है उसको कहा जाता है हरावल। इधर से देखा था कौन थे, हाकिम कासूरी, उसके अलावा और भी कई थे जो कौन सी में थे, महाराणा प्रताप की ओर से हरावल। चंद्रावल में बात करें और उसके अलावा ढोलान में, तो ढोलान में कौन से थे, महाराणा प्रताप की ओर से भामाशाह, महाराणा प्रताप, और नीचे कौन थे, ताराचंद। तो देखे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई। अब एक बार बात कर लेते हैं अपन, हल्दी घाटी युद्ध थे, इसके जो कुछ एक अन्य नाम हो रहे हैं, जैसे हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम, मतलब इस युद्ध को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, जैसे अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल कहते हैं इसको क्या, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। उसके अलावा बदायूनी, बदायूनी कहते हैं इसको कौन सा, गोगुंदा का युद्ध। उसके अलावा आदर्शी लाल, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव इसको कहते हैं क्या, बादशाह बाग का युद्ध। या सीधा ही ध्यान रख ले कौन, अपना आदर्शी लाल, आदर्शी लाल बोलते हैं इसको बादशाह बाग का युद्ध। और एक तरफ कौन, वो राजस्थान इतिहास के जनक, ये जिनको बोलते हैं क्या, घोड़े वाले बाबा, कौन, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा इसको क्या, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने
खमनोर का युद्ध कहा है किसको, हल्दीघाटी युद्ध को, तो वो किसने कहा है, अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, आदर्शी लाल ने बादशाह बाग का युद्ध, और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है इसको, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तो दिवेर का युद्ध पढ़ेंगे आगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन बोलेंगे। तो इधर एक साइड हो गई कौन सी सेना, अकबर की सेना, और दूसरी साइड हो गई कौन सी, प्रताप की सेना। प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, मानसिंह, जो मानसिंह का प्रथम अभियान था, प्रथम स्वतंत्र अभियान है। प्रथम अभियान तो 1569 में हो गया था सूरजमल हाडा के खिलाफ, वो अपने पिताजी किसके साथ, भगवंत दास के साथ गया था, लेकिन ये पहला इसका स्वतंत्र अभियान है। ठीक है, तो अकबर की तरफ से कौन, मानसिंह नेतृत्व कर रहा है, इधर से कौन, महाराणा प्रताप इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसे युद्ध का पहला दिन हुआ तो भाई साहब पहले दिन भारी पड़ गई किसकी, प्रताप की सेना। तो राजपूत प्रथम दिन मुगलों पर भारी पड़ी, मुगलों पर भारी पड़ी, मतलब इनको घेर घोट लिया कौन से दर्रे में, हल्दीघाटी दर्रे में। तो दर्रा एक संकीर्ण रास्ता होता है, इसमें से एक साथ 5-7 सैनिक ही जा सकते हैं। महाराणा प्रताप ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी थी, जैसे ही 5-7 सैनिक आए और उनको काट पीट के फ्री कर दे, दूसरे आए फिर उनको काट दे। इस प्रकार से अब तुलगुमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं कौन, मुगल। इस वजह से भारी पड़ गए कौन से, राजपूत सैनिक, और न केवल भारी पड़े बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया था किनको, मुगलों को। और ये जो अकबर की सेना थी ये वापस भागने लग गई। लेकिन बीच में एक मुगल कौन, मिहत्तर खां, याद रखना है आपको, मिहत्तर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर फैला दी, झूठी खबर फैला दी। इससे क्या हुआ, देखो पहले राजा नहीं था, इस वजह से ये युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजा आया, इनको ये डर कर भाग रहे थे, तो राजा के आने से इन लोगों में वापस क्या आ गया, जोश आ गया। इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आप किसी काम को कर रहे हो नहीं पा रहा है, पीछे से आपके पिताजी आ जाए तो एक प्रकार से जोश आ जाता है और उस काम को करने में दिक्कत नहीं आती। तो मुगल सेना पर भारी पड़े राजपूत मुगल डर के भाग रहे थे। उसी समय मिहत्तर खां ने क्या किया, अकबर के आने की झूठी खबर फैला दी और मुगलों में वापस से क्या आ गया, जो सर ये लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर से अकबर की ओर से कौन, मानसिंह, मानसिंह ये कौन से हाथी पर बैठे हैं, मर्दाना हाथी पर, मर्दाना हाथी पर। इधर कौन से है, प्रताप। तो प्रताप जैसे ही ये मर्दाना हाथी पर बैठे थे, मानसिंह इनके ऊपर प्रहार करते हैं भाले से, एक जोरदार चेतक चढ़ जाता है किस पर, मर्दाना हाथी पर। और प्रहार करते समय महाराणा प्रताप मानसिंह पर प्रहार करते हैं, मानसिंह तो बच जाता है, लेकिन जो हाथी को चलाने वाला मावत था उसके आर पार हो जाता है, वो क्या, भाला। उसी समय जैसे ही चेतक इस हाथी पर चढ़ता है तो हाथी की सूंड में लगा हुआ था एक खंजर, उस खंजर से चोट आ जाती है किसके, चेतक के पैर पर, और यहाँ से घायल हो जाता है चेतक। महाराणा प्रताप भी, महाराणा प्रताप जो इस स्थिति में थे, यहाँ से निकालते हैं महाराणा प्रताप को भी। तो महाराणा प्रताप को निकालने के बाद प्रताप के राज्य चिन्ह धारण किए, तो प्रताप भी घायल हो जाते हैं इस युद्ध में। उसी समय तो महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह उनके चिन्ह किसने धारण किए, तो याद रखने की बात है, किसने, झाला बीदा ने, झाला बीदा ने। देखो जैसे ही कोई शासक जो राजा होता था वो घायल हो जाता था, तो उसका स्थान कौन ले लेते थे, झाला शासक। जैसे अपन ने पीछे चर्चा की, महाराणा सांगा जैसे ही घायल हुए, उसका जो राज्य चिन्ह थे वो किसने धारण किए थे, झाला अज्जा ने। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा ने क्या किया, राज्य चिन्ह धारण कर दिए। महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकल रहे हैं, निकलते समय एक नाला था, उसको पार करते समय ही चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो प्रताप जैसे ही यहाँ से निकल रहे थे, 2 मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के बहुत नजदीक थे और प्रताप की गर्दनी काटने वाले थे। तभी उसी समय महाराणा प्रताप का वही भाई कौन, शक्ति सिंह, उसी समय शक्ति सिंह आता है और उन 2 मुगल जो
पीछा कर रहे थे उन दोनों की, गर्दन काट देता है। इस बात की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इस बात की हमें जानकारी रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली राज प्रशस्ति से मिलती है, राज प्रशस्ति से मिलती है। जब अपन राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे और उसमें राजसमंद झील पढ़ेंगे, वहां लगी हुई है कौन सी? राज प्रशस्ति। उस झील का उत्तरी पाल क्या कहलाता है? नौचों की पाल, वहीं पर लगी हुई है अमर काव्य वंशावली, कौन सी? राज प्रशस्ति, जिसकी रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाने लायक है कि शक्ति सिंह ने उन 2 मुगलों को मारा, ये जानकारी हमें से कहां से मिलती है? तो ये रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली थी, वहां से मिलती है। तो युद्ध के बाद महाराणा प्रताप निकल गए और धीरे धीरे युद्ध क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। अब देखो इसके बाद जैसे युद्ध का पहले दिन पूरा हुआ, कुछ सैनिक घायल हो गए, उसके बाद कोल्यारी नामक स्थान, एक स्थान है, कौन सा? कोल्यारी नामक स्थान। इस कोल्यारी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाते हैं। इलाज करवाते हैं। देखो लाइनों में लिखना बहुत आसान है, बाकी युद्ध कैसे हुआ था वो परिस्थिति वही जानते हैं। अब मैं 2 लाइनें बता के आपको युद्ध पूरा करवा देता हूँ, वो इतना आसान नहीं होता। तत्कालीन परिस्थितियों में जिन लोगों ने युद्ध लड़ा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहानी है, पर सिर्फ कहानी के रूप से इसको याद कर रहे हैं, बाकी मैटर है वो भी साथ साथ लिख रहे हैं। तो शक्ति सिंह ने उन 2 मुगलों को मारा, इस बात की जानकारी हमें कहां से? रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली राज प्रशस्ति से मिलती है, जो कहां लगी है? राजसमंद झील के पाल पर। तो युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कहा कोल्यारी नामक स्थान पर अपने घायल सैनिकों का क्या करवाया था? इलाज करवाया था। आगे देखो, तो कोयलारी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। वह आवारागढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। आवारागढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप के समय राजधानियां चेंज होगी, जैसे उदय सिंह के समय कौन सी राजधानी होगी? गोगुंदा। उसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध के समय राजधानी हो जाएगी क्या? कुंभलगढ़। हल्दीघाटी युद्ध के बाद कौन सी राजधानी हो रही है? आवारागढ़। और एक पढ़ेंगे अपन दिवेर युद्ध के बाद, उस समय भी राजधानी चेंज होगी, कौन सी हो जाएगी? चावंड उसकी राजधानी हो जाएगी। तो कोल्यारी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया, वह आवारागढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णित, गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध बताया है। मतलब गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि भाई इस युद्ध को कोई नहीं जीता, लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो इस युद्ध को जीता किसने था? महाराणा प्रताप ने। क्योंकि अगर अकबर जीत जाता तो पहले इस क्षेत्र पर क्या हो जाता? कब्जा। लेकिन कब्जा तो धीरे धीरे आगे जाके होगा। तो गोपीनाथ शर्मा ने तो युद्ध को कैसा बताया? अनिर्णित युद्ध। लेकिन ये युद्ध वैसे सही मायनों में देखा जाए तो कौन जीता था? महाराणा प्रताप। देखो जैसे युद्ध स्टार्ट होता है तो युद्ध को में जैसे ही तलवारें चलती है, तो ये जो बदायूं था ना जिसने ग्रंथ लिखा था, कौन सा? मुंतखब उल तवारीख, ये तो युद्ध की हाहाकार देख के क्या हो जाता है? पक जाता है। तो युद्ध के बाद, और जैसे युद्ध खत्म होता है उसके बाद वापस आता है। तो युद्ध के बाद बदायूंनी ने राजपूतों के खून से
अपनी अपनी दाढ़ी धोई। बताओ कैसा आदमी है, इसको पानी नहीं मिला, लास्ट में क्या कर रहा है, तो युद्ध जैसे स्टार्ट होता है छोड़ के भग जाता है, लेकिन जैसे युद्ध कंप्लीट होता है उसके बाद आता है और राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को धोता है। देखो अब युद्ध अकबर नहीं जीत रहा, इसका एक प्रमाण और है कि अकबर मान सिंह के दरबार में प्रवेश आने पर ही क्या रोक लगा देता है। अकबर मान सिंह की मनसबदारी, अब ये मनसबदारी क्या होता है इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ये जब अपन पढ़ते हैं कौन सा मध्यकालीन भारत, उसमें अकबर टॉपिक में पूरा पूरा इस मनसबदारी व्यवस्था को करवाया जाता है, तो इसके जिक्र वहां पर करेंगे। अकबर मान सिंह की मनसबदारी 7,000 से घटाकर 5,000 कर देता है। वह दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा देता है। वह दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा देता है। अकबर पूरा जो युद्ध के हारने का ब्लेम था वो किस पर लगा देता है, मान सिंह पर, कि भाई तू ढंग से वो नहीं किया, तू राजपूतों को क्या ले लिया पक्ष, इसी वजह से मैं किसको नहीं जीत पाया, चित्तौड़ को नहीं जीत पाया। तो ये था कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध, सही मायनों में देखा जाए तो कौन जीता था इस युद्ध को, महाराणा प्रताप। इसके बाद आता है कौन सा, कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ भाई, 1578 में। कुंभलगढ़ का युद्ध कब, 1578 में। ये किस किस के बीच हुआ, वो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अकबर की ओर से कौन आया, शाहबाज खान। अकबर की ओर से कौन आया, शाहबाज खान। जैसे ही कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुआ किसका, शाहबाज खान, तो प्रताप अमर सिंह के साथ दुर्ग से निकल जाते हैं। मतलब आक्रमण जैसे ही होता है तो महाराणा प्रताप यहां से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वह दुर्ग की जिम्मेदारी है जो किसको, मान सिंह को दे देते हैं। वह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने मामा, ये मान सिंह अकबर का जो नेतृत्व कर रहा है वो मान सिंह नहीं है, वो कौन सा है, आमेर का कछुआ वंश का है। जबकि इधर से कौन, सोनगरा चौहान है, वो जो कौन था, महाराणा प्रताप का मामा। जिम्मेदारी अपने मामा मान सिंह को सौंप देते हैं। तो सही मायनों में अकबर की तरफ से शाहबाज खां और प्रताप की ओर से कौन, मान सिंह, इन दोनों के बीच ये युद्ध होगा 3 अप्रैल 1578 को। शाहबाज खान ने मान सिंह को मार दिया। वह दुर्ग पर कब्जा कर लिया। अधिकार हो गया किस पर, कुंभलगढ़ पर, किसका, अकबर का। तो 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने मान सिंह को मार दिया और दुर्ग पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कुंभलगढ़ युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति थी वो खराब हो गई।
एक बार फिर से मेवाड़ था जो संकट के बादलों में गिर गया था। पीछे भी अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ की स्थिति एक बार और दयनीय हो जाती है। उसको उभारता है कौन? हमीर देव चौहान। पूरे के पूरे वंश ही खत्म हो गया था किसका? मेवाड़ का। उसको सुधारता है कौन? हमीर, राणा हमीर। इसी वजह से राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम उद्धारक। यहाँ भी स्थिति कुंभलगढ़ युद्ध के बाद मेवाड़ की जो स्थिति दयनीय हो गई, इस स्थिति को यहाँ सुधारता है कौन? भामाशाह। भामाशाह भामाशाह की महाराणा प्रताप से मुलाकात कहाँ हुई? चूलिया ग्राम में। चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप से मुलाकात होती है किसकी? भामाशाह की। और जो भामाशाह अपने जीवन भर की पूरी कमाई है जो किसको दे देते हैं? महाराणा प्रताप को। और बोलते हैं कि इस मेवाड़ को इस धनराशि की जरूरत है। इसी वजह से आज भी अपने समाज में अगर कोई दान करता है तो उसके आगे भी क्या लिखा होता है? भामाशाह। तो ये भामाशाह यहाँ से लिया गया है। देखो ये चूलिया गांव और भी पढ़ते हैं अपन क्या? चंबल नदी बनाती है कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात, जो कौन से गांव में है? चूलिया ग्राम में ही है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। एक बार इधर देख लो थोड़ा सा, यहां पर लिख देता हूं मैं। देखो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये है 979 मीटर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर है? कैरू नदी पर। कैरू नदी पर। ये कैरू सहायक नदी है किसकी? ओरोनिका की। ये है कहां पर? वेनेजुला। एक देश पड़ता है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश पड़ता है कौन सा? वेनेजुला। यहाँ तेल के सर्वाधिक भंडार, ज्ञात भंडारों की बात की जाए तो वो कहाँ है? वेनेजुला में। एक झील हो रहा है वेनेजुला में, कौन सी? मरकैबो झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस झील में इतना तेल है कि एक दिन में लगभग 27 बार बिजली है जो उसी झील में गिरती है। कौन सी में? मरकैबो झील, जो कहां पर है? वेनेजुला में। तो एंजिल जलप्रपात कितना? 979 मीटर। कहां? कैरू नदी पर है। और कौन से देश में है? वेनेजुला में। ये तो है दुनिया का। अब भारत का बात करें तो भारत का है जोग, गोरसप्पू। जोग या गोरसप्पू, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 254 मीटर। 254 मीटर, जो कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कहां पर स्थित है? कर्नाटक। वो कहां? विश्ववाड़ा वेनेजुला में। भारतवाड़ा कहां? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। और तीसरा है राजस्थान का। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़ में ही पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। ये चूलिया यहाँ कनेक्ट किया, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है। तो कुंभलगढ़ युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति हो गई दयनीय। और उसके बाद मुलाकात होती है किसकी? महाराणा प्रताप की भामाशाह से। भामाशाह अपने जीवन की पूरी कमाई है जो महाराणा प्रताप को सौंप देते हैं। दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? चूलिया ग्राम में। ये भामाशाह था कहाँ का? तो देखो भामाशाह का जन्म तो हुआ था कहाँ? रणथंभौर में। जन्म तो कहाँ हुआ था? रणथंभौर में। लेकिन ये निवासी यानी कि कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पाली के रहने वाले थे, पाली के निवासी थे। और इनके भाई का नाम था क्या? ताराचंद। इनके भाई का नाम क्या था? ताराचंद। अपन ने पीछे देखा था प्रताप और अकबर की स्थितियां, उसमें 3 दस्ते देखे थे, हरावल, चंद्रावल और ढोलान। तो ढोलान में कौन? ऊपर भामाशाह, नीचे बीच में कौन? महाराणा प्रताप। और तीसरे नंबर पे कौन थे? ताराचंद। ये ताराचंद क्या थे? महाराणा प्रताप, सॉरी भामाशाह के क्या थे? भाई। तो ये बातें थी कौन सी? कुंभलगढ़ का युद्ध कब? 1578 में अकबर वर्सेस प्रताप के बीच। अकबर की ओर से नेतृत्व किसने किया? शाहबाज खान ने। प्रताप अमर सिंह के साथ दुर्ग से निकल गए। दुर्ग की जिम्मेदारी अपने मामा मान सिंह को सौंप दी। 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने मान सिंह को मार दिया और दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति दयनीय या खराब हो जाती है, जिसको दोबारा से उठाया था किसने? भामाशाह ने। इसी वजह से भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है, जबकि पहला उद्धारक किसको कहा जाता है? राणा हम्मीर को। उसने भी संकट के टाइम मेवाड़ की सहायता की थी। इन दोनों की मुलाकात चूलिया ग्राम में। भामाशाह थे कहाँ के? तो इनका जन्म तो हुआ था रणथंभौर में, जबकि ये कहाँ के थे? पाली के निवासी थे। और इनके भाई का नाम क्या था? ताराचंद था। अब पढ़ते हैं अपन एक शेरपुर की घटना।
तो इसी के साथ साथ अपन ने देख लिया चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो कौन सा है, जोग गोरसप्पो, कितना 254 मीटर। कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर। कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। तो तीसरी बात की अपन ने किसके बारे में, एंजिल जलप्रपात जो कहां है, वेनेजुला में, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर, जो कैरू नदी पर स्थित है। कैरू है जो ओरोनिका नदी की एक सहायक नदी है। अगली बात करते हैं अपन कौन सी, शेरपुर की घटना। शेरपुर की घटना। शेरपुर की घटना का 1580 में। देखो डेट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपन बात करें सबसे पहले तो पहले हल्दीघाटी 1576 में, 2 साल का अंतर है। उसके बाद पढ़ा अपन ने क्या, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। अब पढ़ रहे हैं अपन शेरपुर की घटना 1580 में। अगला पढ़ेंगे दिवेर का युद्ध, वो कब होगा, 1582 में वो युद्ध होगा। तो शेरपुर की घटना कब, 1580 में। यहां अकबर रहीम खान के नेतृत्व में, अकबर ने रहीम खान के नेतृत्व में, रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी। अमर सिंह ने रहीम खान के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। अमर सिंह ने रहीम खान के पूरे परिवार को बंदी बना लिया, परंतु महाराणा प्रताप के कहने पर पूरे परिवार को ससम्मान वापस सौंप दिया। तो शेरपुर की घटना 1580 में, यहां रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसने, अकबर ने, जिसको पूरी जो रहीम खान की फैमिली थी उसको कैद कर लिया था। किसने, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। लेकिन बाद में प्रताप के कहने पर वापस उनको ससम्मान वापस लौटा दिया था। ये चीजें दिखाती है कि महाराणा प्रताप था जो केवल योद्धा से ही जो उनका था द्वेष या लड़ाई रहती थी, वो उनके परिवार क्या क्या करते थे, इज्जत। इसी वजह से महाराणा प्रताप है वो अपनी एक भारतीय राजाओं में एक अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने बात कर ली शेरपुर की घटना तक। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे अपन पढ़ेंगे कौन सा, दिवेर का युद्ध। तो इस वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अपन इसको यहीं खत्म करते हैं। तीसरी क्लास में अपन जो प्रताप को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का।